बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जी आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने डिस्प्ले पर है। क्वेश्चन 20.1, हाइड्रोजन एटम is in its ground state n is equal to 1 using Bohr theory calculate। पार्ट ए है जी द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, बी द लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, डी द काइनेटिक एनर्जी, ई द पोटेंशियल एनर्जी एंड एफ द टोटल एनर्जी। तो पार्ट्स आपके सामने हैं जी, वन बाय वन हम तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। और गिवन डाटा में जस्ट हमें ये बताया गया है जो हाइड्रोजन एटम है वो ग्राउंड स्टेट में है, n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो गिवन डाटा में हमने नोट कर लिया एनर्जी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम n इज इक्वल टू 1। टू फाइंड में हमने क्या कैलकुलेट करना है जी? रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट r1, लीनियर मोमेंटम p1, एंगुलर मोमेंटम l1, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो वेरी सिंपल। सबसे पहले स्टूडेंट सोल्यूशन में देखें रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। ये हमने डिटेल में स्टूडेंट डिस्कस किया, प्रूफ किया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, वीडियो लेक्चर में लिंक आपको मिल जाएगा। रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट, तो जर्नल इसका फार्मूला आर एन का होता है जी एन स्क्र एच स्क्र ओवर 4 पाई स्क्र के एम ई स्क्र। अब इसमें n नंबर ऑफ ऑर्बिट जो कि 1 है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -34 जॉल सेकंड। ठीक है जी, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है 3.14 पुट कर देंगे। k कूलम कांस्टेंट है जी 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 9, ये हम पुट कर देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है जी 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -31 kg। इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -19। तो स्टूडेंट मैं आपको ये लाजमी कहूँगा कि आपको कांस्टेंट की वैल्यू फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। देखिए रीज़न सिंपल सी है, सम टाइम गिवन डाटा में डाटा इतना ज़्यादा नहीं होता, कांस्टेंट ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको वैल्यू याद होगी तो आप इजीली पुट कर लेंगे और फाइनली आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया जी, तमाम वैल्यू को हम इधर पुट करेंगे। R1 के लिए न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास ये फ्रैक्शन आ गई। फर्दर इसे सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 0.00529 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -8 मीटर, या हम R1 को लिख सकते हैं 0.529 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -10 मीटर या एंगस्ट्रॉम। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास डेरिवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पार्ट बी लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट P1 is equal to mv1। सेकेंड postulate of Bohr theory of hydrogen atom is mvr is equal to nh cut। ठीक है, h कट रिड्यूस प्लेन्स कांस्टेंट था जिसको हम लिखते थे h ओवर 2 पाई। तो m v n r n इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई, पुट n इज इक्वल टू 1, m v1 r1 इज इक्वल टू h ओवर 2 पाई। तो सिंपली स्टूडेंट यहाँ से m v1 को हम p1 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने एम वी1 को P1 पुट कर दिया और ये R1 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, h ओवर 2 पाई R1 आ जाएगा। देखें ये आपके सामने। तो h प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दी, पाई की वैल्यू पुट कर दी, R1 अभी सॉल्व किया उसकी वैल्यू पुट कर दी। सिंप्लीफाई करेंगे तो मोमेंटम हमारे पास आ जाएगी 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -24 kg मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली पार्ट सी है जी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट हाइड्रोजन ऑर्बिट L1 इज इक्वल टू m v1 r1। सेकेंड postulate ही अप्लाई करेंगे, m vn rn इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। सिंपली n को 1 पुट करेंगे तो m v1 r1 इज इक्वल टू h ओवर 2 पाई। तो सिंपली जी जो हमारे पास रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगी फर्स्ट ऑर्बिट में। तमाम कांस्टेंट की वैल्यू पुट की तो आंसर आता है 1.05 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -34, यूनिट है जी kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट डी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। काइनेटिक एनर्जी जो है जी बोहर ऑर्बिट में हमने इसको भी प्रूफ किया, k स्क्वायर ओवर 2rn, पुट n इज इक्वल टू 1। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k स्क्वायर ओवर 2r1।
तो कूलम कांस्टेंट की वैल्यू पुट की, चार्ज की वैल्यू पुट की, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। 2 और फिर R1 की वैल्यू जो हमने सॉल्व की थी पुट की, जस्ट सिंप्लीफाई किया है तो आंसर आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का 21.78 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर माइनस 19 जॉल। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास बल्कि अगर आप इस पार्ट को देखें तो स्टूडेंट इसमें जाउल के बाद हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू कन्वर्ट की है, तो इसको लाजमी देखिएगा। सिंपल है, आपको पता है स्टूडेंट कि हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर माइनस 19 जाउल के। तो जब हम जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाएंगे, शिफ्ट करेंगे, स्विच करेंगे, तो हमें 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर माइनस 19 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस जाउल वाले आंसर को 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू इस पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और जो कि वैल्यू है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसी तरह नेक्स्ट पार्ट ई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth हाइड्रोजन ऑर्बिट। पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कर लेंगे -k²/r(n) पुट n इज इक्वल टू 1। जब हम पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करेंगे तो फार्मूला बनेगा -ke²/r1। तो अगेन कूलम कांस्टेंट की वैल्यू पुट करें, चार्ज की पुट करें, R1 जो हमने कैलकुलेट किया वो पुट करें, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी -43.56 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर माइनस 19 जॉल। और जब हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, इसको 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर माइनस 19 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल आंसर आ जाएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो पार्ट एफ, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in nth orbit of hydrogen is equal to the sum of kinetic energy plus sum of potential energy. So for n is equal to 1, फर्स्ट ऑर्बिट E1 आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट की, पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट की वैल्यू सॉल्व की, पुट कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो थी जी नेगेटिव 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंप्लीफाई करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फर्स्ट शेल से, फर्स्ट ऑर्बिट से। तो नेक्स्ट वन हमारे पास है जी क्वेश्चन 20.2, मार्क कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। अक्सर स्टूडेंट ये एडिशनल शॉर्ट में पूछा जाता है, इसका कोई भी पार्ट आ जाता है। वट आर द एनर्जीज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द क्वांटा ऑफ वेवलेंथ 400, 500 एंड 700 नैनोमीटर। 3 पार्ट हैं स्टूडेंट्स, सिंपल है। हमने एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ गिवन है। तो पार्ट ए के लिए वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, तो हम इसे सिंपली लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर 2 नैनोमीटर, ठीक है। नैनो होता है 10 टू इस पावर -9, तो ये बन जाएगा फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर -7 मीटर। तो एनर्जी का फार्मूला हम पढ़कर आए, चैप्टर 19 में भी पढ़ा हमने, E इज इक्वल टू hc/λ। तो एच प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट कर दी, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी जी। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आया 1.98 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर -25 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर -7। फर्दर सिंप्लीफिकेशन की तो आंसर आ गया 4.97 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर -19 जॉल। तो जब हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इसे डिवाइड करेंगे 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर -19 से, तो फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.1 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली इसके दोनों पार्ट आप कर लेंगे, पार्ट बी और पार्ट सी। जस्ट ये फ़र्क है, पार्ट बी में वेवलेंथ कितनी है 500 नैनोमीटर, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर -7 मीटर। पुट करेंगे तमाम सेम कैलकुलेशन, सेम वैल्यूज़, ठीक है जी। जस्ट लैम्डा में चेंज आएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट सेम वैल्यू कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, लैम्डा की जगह जस्ट आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 टू इस पावर -7। जॉल में आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो फाइनली जो है जी 500 नैनोमीटर के लिए आंसर आएगा 2.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप सर भी हिला रहे होंगे, होप्स आपको समझ भी आ रहा होगा, लेकिन स्टिल आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। रजिस्टर निकालें, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक पार्ट मैंने आपको बताया आसान ही है, दूसरा आप लें कैलकुलेटर से ज़रा चेक कर लें भाई आता भी है ये आंसर, ठीक है ना, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो पार्ट सी है जी वेवलेंथ लैम्डा।
70 नैनोमीटर, अब इसे हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 मीटर, तो सेम है, E इज इक्वल टू एस सी ओवर लेमडा, वही कांस्टेंट की वैल्यू, जस्ट लेमडा की वैल्यू चेंज, जॉल में आंसर, फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया, तो फाइनल जी जो हमारे पास एनर्जी का आंसर आ गया 700 नैनोमीटर वेवलेंथ के लिए, वो है जी 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, तो ये हो गए जी हमारे दो न्यूमेरिकल कंप्लीट। अब चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ, वो है जी क्वेश्चन 20.3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम अ लेवल ई आई -3.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 joule to EF 1.20 multiplied by 10⁻⁻18 joule. What is the wavelength of emitted radiation? अब स्टूडेंट्स बात कर लें गिवन डाटा की, तो एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी लेवल जो है जी वो हमारे पास ई आई है, जो कि है -3.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जॉल। एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी लेवल है ई एफ -1.20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 जॉल। सबसे पहले तो एनर्जी गैप निकाल लेते हैं जी। एनर्जी गैप जो है वो डेल्टा ई होता है, फाइनल माइनस इनिशियल स्टेट, ठीक है जी, या हाई एनर्जी स्टेट माइनस लोअर एनर्जी स्टेट। तो हायर माइनस लोअर जब हम करेंगे तो डेल्टा ई जो है जी वो हमारे पास आ जाएगा, और फाइनली डेल्टा ई की जो वैल्यू आती है, अब यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप जो है जी वो किया गया है, या ज़रा देखें तो पावर है 10⁻⁻19, यहाँ है -18। अब आप इसे या तो डायरेक्ट कर लें कैलकुलेटर से, या भाई इसको आप 18 बनाएं। इस पावर को आप 18 कैसे बना सकते हैं? इस पावर को 18 बनाने के लिए आपको 18 इस कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ -1 रह जाएगा, देख रहे हैं, या आपको 3.5 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जी हमने इसमें पुट कर दिया। तो फाइनली आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, तो आंसर जो है जी वो हमारे पास आता है 0.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18 जॉल। तो हमने कैलकुलेट करना है लैम्डा। अब काम हो गया बड़ा आसान, वो कैसे भाई हमने डेल्टा ई कैलकुलेट कर लिया। डेल्टा ई होता है एस सी ओवर लैम्डा, तो लैम्डा बन जाएगा एस सी ओवर डेल्टा ई। तो एच प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, सी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू बार बार पुट कर देंगे, डेल्टा ई की वैल्यू तभी सॉल्व की वो भी पुट कर देंगे। ठीक है जी, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी, वेवलेंथ की। कितनी आती है 0.234 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर, या ऐसे हम लिख सकते हैं 234 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 मीटर, या 234 नैनोमीटर, क्योंकि नैनो होता है 10⁻�9। प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, लास्ट में प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो आती रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 20.4 मोस्ट फेवरेट, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लें। ठीक है जी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत दफ़ा पेपर में पूछा जाता है कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन कॉरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन फ्रॉम n इज इक्वल टू 6 स्टेट टू p इज इक्वल टू 3 स्टेट। अब यहाँ पर हाई एनर्जी स्टेट है n जो कि 6 है, और लोअर एनर्जी स्टेट है 3 जो कि हमारे पास 3 है। ठीक है जी, अब हमने कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ, फाइंड द वेवलेंथ, लैम्डा हमने कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल है, हम इसमें रिजल्ट जो है जी वो यूज़ करेंगे रिडबर्ग के। ठीक है, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए जो फार्मूला है हमारे पास वो होता है 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू RH 1 ओवर पी स्क्र माइनस 1 ओवर एन स्क्र। तो सिंपली तो 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे जी, जो कि होता है 1.0974 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷। ठीक है जी, वैल्यू इस कांस्टेंट की आपको फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए। 1 ओवर पी स्क्र, पी था जी हमारे पास 3, तो 1 ओवर 3 स्क्र माइनस 1 ओवर एन स्क्र, एन तो है 6, तो 1 ओवर 6 स्क्र। अब सिंपल है, 1 ओवर 3 स्क्र है तो बन जाएगा 1 ओवर 9, और जहाँ था 1 ओवर 6 स्क्र वहाँ आ जाएगा 1 ओवर 36। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 36, इधर आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा हमारे पास -1। तो 4 - 1 तो होता है जी हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 36, तो 3 को हम कैंसिल करेंगे। ठीक है जी, 36 थे तो 12 आएगा, 12 3 36 होता है ना,
तो 1/12 हमने सिंपली लिख लिया। रिडबर्ग कांस्टेंट तो रिपीट ही हो रहा है सब में, 1.0974 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ तो 1/12 है जी। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे है ना 1/λ, तो ये बनेगा लैम्डा। तो रिडबर्ग कांस्टेंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा और 12 जो 1/12 था वो 12 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 12/1.0974 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। ठीक है। अब आप करेंगे ये कि 12 को 1.0974 से कर देंगे डिवाइड, तो आंसर आएगा 10.94 और ये जो 10⁻⁷ डिनोमिनेटर में ऊपर जाकर बन जाएगा -7। ठीक है। तो फर्दर ये जो डेसिमल पॉइंट है अगर हम इसे शिफ्ट करेंगे 4 के बाद तो ये बनेगा 1094 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 मीटर, यानी कि लैम्डा बन जाएगा हमारे पास 1094 नैनोमीटर। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट क्वेश्चन 20.5, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। कंप्यूट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रेडिएशन इन बाल्मर सीरीज। अब स्टूडेंट लाइमन बाल्मर पास्कल ब्रैकेट पी फंड में आपने स्पेशली एन और पी की वैल्यूज़ का ख्याल करना है। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि उसने क्या कहा है, कंप्यूट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है ना, तो एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होना चाहिए बाल्मर सीरीज़ में। ठीक है। तो अब व्हाट वैल्यू ऑफ एन मस्ट बी, अब एन की वैल्यू आपने बतानी है कितनी होनी चाहिए। ठीक है। तो इंतहाई आसान, एन कितना हो सकता है भाई, एन एनर्जी डिफरेंस उसने कहा है मैक्सिमम हो। कैसे पता चला मैक्सिमम होगा, क्योंकि देखें वो खुद कह रहा है कंप्यूट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ तब शॉर्ट होगी जब एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, मैक्सिमम। कैसे पता चला, E = SC/λ। एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है, वेवलेंथ शॉर्ट, एनर्जी मैक्सिमम। एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम तभी हो सकता है जब हमारे पास हाई एनर्जी स्टेट की वैल्यू इन्फिनिटी हो। क्या हो जी, इन्फिनिटी। ये पॉइंट मार्क कर लें, अक्सर MCQs में ही पूछा जाता है कि वेवलेंथ किसी भी सीरीज़ में शॉर्ट तब होगी जब हमारे पास हाई एनर्जी स्टेट की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। ठीक है। तो बाल्मर सीरीज़ है तो लोअर एनर्जी स्टेट तो हमें पता है, बाल्मर में क्या होती है, लाइमन के लिए P1, ठीक है जी, बाल्मर के लिए P2, पास्कल के लिए P3, ब्रैकेट के लिए P4 और पीफंड के लिए P5। ये आपने कहीं नोट कर लेना है, लिख लेना है। तो यहाँ बाल्मर है तो P कितना आ जाएगा 2, लो एनर्जी स्टेट आ गई 2। ठीक है। और यहीं आप आगे कॉमा डाल के लिख लें n =∞। अब लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट करना है तो ज़रा सोल्यूशन देखें। द रिडबर्ग रिजल्ट फॉर द बाल्मर सीरीज इज 1/λ = RH 1/p² - 1/n²। बाल्मर है तो P की जगह 2 आ जाएगा। ठीक है। वेयर n = 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। एंड हाई एनर्जी स्टेट है ना, अब हमें तो चाहिए मिनिमम वेवलेंथ। तो मैंने आपको शुरू में बता दिया मिनिमम वेवलेंथ के लिए एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम तभी होगा जब हाई एनर्जी स्टेट इन्फिनिटी पे होगी। तो हम यहाँ एन इन्फिनिटी लेंगे। तो देखें लाइन मैंने लिखी है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ विल बी इमिटेड व्हेन एनर्जी गैप इज लार्जेस्ट। इट मीन्स वी मस्ट चूज n = इन्फिनिटी फॉर एमिशन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी फार्मूले में हम n की जगह इन्फिनिटी पुट कर देंगे, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0। तो ये वाली तो जो है जी हमारे पास फ्रैक्शन, ये तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। तो 1/λ मिनिमम आ जाएगा RH × 1/2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो RH/4। तो जब हम लैम्डा मिनिमम लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, तो बनेगा 4/RH, यानी कि 4 / 1.097 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। तो जब इसे डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आंसर आएगा हमारे पास 3.64 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मीटर। या इसे हम लिख सकते हैं 364.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ मीटर, यानी कि 364.5 नैनोमीटर। ठीक है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन 20.6, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन फॉर द पास्कल सीरीज। अब पास्कल सीरीज है जी, लाइमन बाल्मर पास्कल, तो P कितना होगा 3 होगा। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, दोबारा सुने, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो एनर्जी और वेवलेंथ का तो इनवर्स रिलेशन है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए, देखें इलेक्ट्रॉन ने आना है 3rd में। अब वो मिनिमम तभी होगा जब वो 4 से आए। तो यहाँ पर हम n कितना लेंगे
1/4 लेंगे। तो लैम्डा मैक्सिमम है अब, तो देखें द रिजल्ट फॉर द पास्कल सीरीज इज 1/λ इज इक्वल टू RH 1/p² माइनस 1/n²। p तो है जी हमारे पास पास्कल के लिए 3, तो हम लिख लेंगे 1/3² माइनस 1/n², वेयर n इज इक्वल टू 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ विल बी इमिटेड व्हेन द एनर्जी गैप इज मिनिमम। तो एनर्जी गैप मिनिमम कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एटम में ट्रांजिशन परफॉर्म करें 4 से 3rd में। अब आना तो उन्होंने पास्कल में 3rd में ही है ना, तो वो 4 से आएंगे तो शॉर्ट होगा। ठीक है जी। तो अब आप ज़रा इधर देखें कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि इट्स मीन्स वी मस्ट चूजन n इज इक्वल टू 4 फॉर एमिशन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, तो हम n की जगह 4 चूज़ कर लेंगे। तो पुट कर दें 1/λ मैक्सिमम इज इक्वल टू RH 1/3² माइनस 1/4²। 3 का स्क्वायर आ गया 9, 4 का आ गया 16। एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 144, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस 9। ठीक है जी। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 7/144। तो जब हम रेसिप्रोकल ले लेंगे ना तो 1/λ मैक्सिमम की जगह आ जाएगा लैम्डा मैक्सिमम, तो ये बन जाएगा 144/7 इंटू RH रिडबर्ग कांस्टेंट। इधर पुट किया हुआ, इधर RH लिख दिया, ये आगे वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, ये आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख दें। तो 1/44 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1.097 मल्टीप्लाई 10⁻+7 सॉरी। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो लैम्डा मैक्सिमम आ जाएगा हमारे पास 18.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7। इधर भाई +7 ही रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, इधर जाकर वैल्यू होगी -7। ठीक है, ख्याल कीजिएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं फिर 1875 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 मीटर, यानी कि 1875 नैनोमीटर जो है जी वो लैम्डा मैक्सिमम हमारे पास आ जाएगा। मार्क कर लें कि न्यूमेरिकल 20.456 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अक्सर इनमें से कोई पेपर में पूछा जाता है। अब है जी हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, क्वेश्चन 20.7 इलेक्ट्रॉन्स in an X-ray tube are accelerated through a potential difference of 3000 volt. Accelerating voltage E1 है जी V 3000 volt. If the electron were slowed down in a target, what will be the minimum wavelength of X-ray produce? Minimum value of wavelength जी हमसे required है, lambda minimum हमने calculate करना है। Solution आपके सामने है। The minimum wavelength of Bragg radiation is lambda minimum is equal to SC/EV। अब ये फार्मूला सिंपली हमारे पास आया है एनर्जी के फार्मूले से ही, हमने प्रूफ भी किया E इज इक्वल टू HF या E इज इक्वल टू SC/λ। और स्टॉपिंग जब हमारे पास बात की जाए स्टॉपिंग पोटेंशियल की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए जब वो स्लो डाउन होंगे तो वर्क जो यहाँ पर होगा वो होगा EV। ठीक है, तो EV इज इक्वल टू SC/λ। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू SC/EV। तो ये यहाँ से फार्मूला आता है लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू SC/EV। ठीक है, तो लैम्डा मिनिमम आ जाएगा SC/VE या EV। तो H प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दी, C स्पीड ऑफ लाइट वैल्यू पुट कर दी, वोल्टेज गिवन है 3000 पुट कर दिया, 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ भी लिख सकते हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वैल्यू पहले भी पुट की 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 पुट कर दें। सिंप्लीफाई करेंगे तो फ्रैक्शन का आंसर आ जाएगा 1.98 मल्टीप्लाई 10⁻⁻25 डिवाइडेड बाय 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻16। सो लैम्डा मिनिमम आ जाएगा 0.414 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 मीटर। हम इसे लिख सकते हैं जी 4.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर या 4.14 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट वन स्टूडेंट, क्वेश्चन 20.8 द वेवलेंथ ऑफ K X-ray of a copper is 1.377 multiplied 10⁻⁻10 meter. What is the energy difference between two levels from which this transition result? एनर्जी डिफरेंस जी पूछा गया है। तो देखें वेवलेंथ ऑफ इमिटेड कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन जो है जी गिवन है लैम्डा 1.277 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर। तो हमने जो है जी यहाँ जस्ट करना क्या है, हमने स्टूडेंट यहाँ अच्छा एक किया मार्क कर लें, छोटी सी जी इधर मिस्टेक है।
वैल्यू है 1.377, यहाँ पर लिखा हुआ 1.277, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा माजरत के साथ 1.377, ठीक है। तो डेल्टा ई हमने कैलकुलेट करना है एनर्जी डिफरेंस, तो डेल्टा ई होता है जी SC/λ, सिंपल फार्मूला। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34, स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸, लैम्डा गिवन था 1.377 मल्टीप्लाई 10⁻10, इधर ठीक है ये वैल्यू, तो आप जैसे इसे पुट करेंगे इसमें, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे, फ्रैक्शन को फर्दर सॉल्व करेंगे, तो डेल्टा ई का आंसर आ जाएगा 1.44 मल्टीप्लाई बाई 10⁻15 जाउल। सो जब इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इसे हम डिवाइड कर देंगे 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 से। सो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.903 मल्टीप्लाई बाई 10⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसे हम लिख सकते हैं 9.03 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा ई जो है जी वो हमारे पास आ जाएगा 9.03 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Next question, numerical problem 20.9. A tungsten target is struck by electron that have been accelerated from the rest through 40 kilovolt. वोल्टेज जो है जी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज वो है 40 किलोवोल्ट, यानी कि 40 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ वोल्ट, या ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 वोल्ट। फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बेस्टलिंग रेडिएशन इमिटेड। लैम्डा मिनिमम हमने कैलकुलेट करना है, मिनिमम वेवलेंथ जो है जी वो सिंपल है SC/EV या VE। तो तमाम कांस्टेंट की वैल्यू पुट करें, प्लैंक्स कांस्टेंट की, स्पीड ऑफ लाइट की, चार्ज की, वोल्टेज पुट कर दें, सिंप्लीफाई करें तो लैम्डा मिनिमम आ जाएगी फाइनली 0.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 मीटर, ठीक है। लास्ट न्यूमेरिकल स्टूडेंट इस चैप्टर का 20.10। The orbital electron of hydrogen atom moves with a speed of 5.456 multiplied 10⁵ मीटर पर सेकेंड। पार्ट ए है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर एंड एसोसिएटेड विद दिस इलेक्ट्रॉन, बी द कैलकुलेट द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, एंड सी फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। अब जो गिवन डाटा है उसमें हमारे पास जस्ट स्पीड है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन Vn गिवन है, कितनी है जी 5.456 मल्टीप्लाई 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी पार्ट ए की, जिसमें हमने क्वांटम नंबर n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखें स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज Vn 2πk²/nh। अब ये फार्मूला आपको ज़ुबानी याद हो तो ज़्यादा बेहतर है, ड्राइव हमने किया है इसको, ठीक है जी, रेडियस में ही सॉल्व किया था बोहर ऑर्बिट के। तो यहाँ से जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n इधर आ जाएगा, Vn इधर आ जाएगा, तो n बन जाएगा 2πk²/Vnh। तो 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, k कूलम कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, यहाँ 2 टाइम इसलिए लिखा गया है कि स्क्वायर था, ठीक है, एक के ऊपर स्क्वायर डाल लें या 2 टाइम लिख लें, आपकी मर्ज़ी। तो और नीचे जो है Vn आ गई, गिवन है, पुट कर दी, H प्लैंक्स कांस्टेंट याद है हमें, हमने पुट कर दिया, फ्रैक्शन आ जाएगी, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर n का आएगा 4, ठीक है जी। बी पार्ट है जी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। अब nth ऑर्बिट के लिए वेरी सिंपल, Rn क्या होता है जी n² R1, तो वेयर R1 इज इक्वल टू 0.053 नैनोमीटर। सो R4 क्या होगा 4² इंटू R1, यानी कि 4² मल्टीप्लाई बाय 0.053 नैनोमीटर। तो इसको हम लिख लेंगे R4 के लिए 0.846 नैनोमीटर, ठीक है। थर्ड जो पार्ट है सी वो है जी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो En का फार्मूला होता है हमारे पास -E0/n², और E0 होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E4 बनेगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 4², यानी कि डिवाइडेड बाय 16। तो E4 हमारे पास आ जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वीडियो पसंद आई तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।